हेलो स्टूडेंट्स, अब तक हम राजनीति विज्ञान की परिभाषाएं देख चुके हैं परंपरागत दृष्टिकोणवादी विचारकों के अनुसार और आधुनिक दृष्टिकोणवादी विचारकों के अनुसार। आज हम राजनीति विज्ञान के परंपरागत दृष्टिकोण के बारे में पढ़ेंगे। राजनीति विज्ञान में दो दृष्टिकोण प्रचलित हैं, परंपरागत और आधुनिक, और ये राजनीति विज्ञान के क्षेत्र मतलब इसके अंदर क्या क्या सम्मिलित होता है, राजनीति विज्ञान की प्रकृति, राजनीति विज्ञान के उद्देश्य और कौन सी अध्ययन पद्धति अपनानी चाहिए, इनके संबंध में प्रचलित हैं। दो भिन्न दृष्टिकोण प्रचलित हैं, विद्यमान हैं, परंपरागत और आधुनिक। तो हम इसमें से परंपरागत दृष्टिकोण को आज हम पहले देख रहे हैं। परंपरागत नाम से जाहिर है पुराना, प्रचलित। तो ये परंपरागत दृष्टिकोण, इसका टाइम माना जाता है ईसा पूर्व 6वीं सदी से लगभग द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व तक का, जब से राजनीतिक शास्त्र की एक विषय के रूप में सिस्टमेटिक शुरुआत हुई, ईसा पूर्व 6वीं सदी से मानते हैं, और लगभग द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व तक का टाइम हम परंपरागत दृष्टिकोणवादी विचारकों का मानते हैं, या परंपरागत राजनीति विज्ञान भी कह देना चाहिए कि उस समय का जो रूप था राजनीति विज्ञान का वो एक अलग तरह का था, वो पुराना था, परंपरागत था, जो बाद में जाकर के द्वितीय विश्व युद्ध के आसपास चेंज हुआ। तो ये जो टाइम था ये परंपरागत राजनीति विज्ञान का या परंपरागत दृष्टिवादियों का टाइम था। यह हम स्क्रीन पर देख रहे हैं परंपरागत दृष्टिकोणवादी कुछ प्रमुख विचारक कौन से थे, इनके नाम, जिन्होंने राजनीति विज्ञान को डेवलप किया। ये परंपरागत दृष्टिकोणवादी विचारक प्लेटो, अरस्तु, सिसरो, सेंट ऑगस्टाइन, सेंट एक्विनास, रूसो, मॉन्टेस्क्यू, कांट, हीगल, टी.एच. ग्रीन वगैरह। आधुनिक युग में भी कुछ परंपरागत दृष्टिकोणवादी विचारक हुए हैं, मतलब काल की दृष्टि से तो वो अब हुए हैं बाद के आधुनिक काल में, पर उनकी सोच परंपरागत थी, जैसे अल्फ्रेड कोवन, एरिक वोगेलिन, माइकल ऑक्सफोर्ड, हन्ना ओरेंट, लियो स्ट्रॉस वगैरह। तो ये इस समय जो विकसित हुआ राजनीति विज्ञान इस परंपरागत टाइम में, मतलब ईसा पूर्व 6वीं सदी से लेकर लगभग द्वितीय विश्व युद्ध तक के टाइम में, इसको परंपरागत राजनीति विज्ञान कहा जाता है, और इसके बाद के राजनीति विज्ञान को आधुनिक राजनीति विज्ञान कहा जा सकता है। तो इन पुराने जो विचारक थे, परंपरागत जो विचारक थे, इनके सिद्धांतों को पारंपरिक या क्लासिकल या मानकात्मक या नॉर्मेटिक भी कहा जाता है ना। ये परंपरागत दृष्टिकोणवादी विचारक, ये राजनीति विज्ञान के क्षेत्र, प्रकृति और उद्देश्य को लेकर के, अध्ययन पद्धति को लेकर के दो अलग अलग दृष्टिकोण प्रचलित हैं, हम उनके बारे में बात कर रहे हैं। तो ये पुराना राजनीति विज्ञान जो ईसा पूर्व 6वीं सदी से लेकर के द्वितीय विश्व युद्ध तक लगभग एक जैसा दिखाई देता है, फिर बाद में चेंज आए, वो हम आधुनिक दृष्टिकोण में पढ़ेंगे। अब हम ये जो परंपरागत दृष्टिकोण था या परंपरागत राजनीति विज्ञान था, उसकी विशेषताएं देख लेते हैं कि वो किस तरह का था। पुराना राजनीति विज्ञान जो बाद में चेंज हुआ, पहले कैसा था, परंपरागत दृष्टिकोण जो था उसकी विशेषताएं भी इसको हम कह सकते हैं। तो पहली विशेषता हम यहाँ स्क्रीन पर देख रहे हैं, दर्शन शास्त्र से प्रभावित अध्ययन। ये इस परंपरागत दृष्टिकोण की पहली विशेषता हम देख रहे हैं, दर्शन शास्त्र से प्रभावित अध्ययन। परंपरावादी विचारकों ने अपनी रचनाओं में दर्शन शास्त्रीय अवधारणाओं का प्रचुरता से खूब ज़्यादा प्रयोग किया था। मतलब जब उन्होंने राजनीतिक सिद्धांत दिए, जैसे प्लेटो ने या और दूसरे परंपरावादी विचारकों ने, तो इन्होंने दर्शन शास्त्र से जुड़ी हुई अवधारणाओं का खूब यूज़ किया। जैसे दर्शन शास्त्र में विचार, आत्मा, परमात्मा, ईश्वर, प्रकृति जैसी अमूर्त और पारलौकिक चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। तो इन्होंने पॉलिटिकल साइंस में भी, मतलब अपने राजनीतिक ग्रंथों में भी इन धारणाओं का बहुत अच्छे से खुले यूज़ किया। जैसे प्लेटो ने कहा, हम प्लेटो को अगर पढ़ें, प्लेटो की बुक को पढ़ें,
तो उसने कहा कि राज्य मानव आत्मा का विशाल रूप है। अब ये हमें पॉलिटिकल नहीं लगता, प्योरली पॉलिटिकल नहीं लगता जब उसमें वो आत्मा को बीच में यूज कर रहा है वर्ड को। वो कह रहा है कि राज्य मानव आत्मा का विशाल रूप है। तो इन्होंने अपने राजनीतिक सिद्धांतों को बनाने के लिए, उनको डिस्प्ले कर, उनको समझाने के लिए, व्याख्या करने के लिए इन्होंने दर्शन शास्त्र की अवधारणाओं का यूज किया। हीगल को पढ़ेंगे हम बाद में। हीगल ने भी कहा कि राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है। यहाँ ईश्वर को बीच में लाए वो राज्य को समझाने के लिए। रूसो ने कहा कि रूसो ने सामान्य इच्छा जैसी अमूर्त संकल्पना को अपने राजनीतिक सिद्धांत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान दिया। कुछ स्टूडेंट्स पहले पॉलिटिकल साइंस पढ़ चुके होंगे, रूसो को भी पढ़ चुके होंगे। उन्होंने सामान्य इच्छा को बहुत डिटेल्ड स्थान दिया है अपने राजनीतिक सिद्धांत में। और जबकि इच्छा जैसी अमूर्त चीज हमें पॉलिटिकल नहीं लगती, ये दर्शन शास्त्र की अवधारणा है, पर इन्होंने अपने राजनीतिक सिद्धांतों में उसको महत्वपूर्ण जगह दी। टी.एच. ग्रीन ने भी राज्य का आधार शक्ति को नहीं बल्कि इच्छा को बताया। इन्होंने भी इच्छा को यूज किया, अमूर्त अवधारणा। सेंट थॉमस एक्विनास ने शाश्वत विधि और ईश्वरी विधि का जिक्र किया अपने कानून संबंधी विचार देते समय। मतलब ईश्वरीय विधि और नेचुरल शाश्वत विधि जैसी बातें की। लॉक ने प्राकृतिक अधिकारों की बात की। मतलब अधिकार तो हमें राजनीतिक दिखाई देता है, पर प्राकृतिक अधिकार की बात की, मतलब प्रकृति वर्ड जो दर्शन शास्त्र का होता है उसको यूज किया इन्होंने। तो यह भी कहा जा सकता है कि इस समय राजनीति विज्ञान दर्शन शास्त्र की एक उपशाखा की तरह फला फूला और बहुत प्रचुरता से दर्शन शास्त्र की अवधारणाओं का राजनीतिक सिद्धांतों के निर्माण में यूज किया गया। दूसरी विशेषता हमें परंपरागत दृष्टिकोण की या परंपरागत राजनीति विज्ञान की दिखाई देती है कि इस समय मुख्यतः निगमनात्मक पद्धतियों का प्रयोग किया गया। अध्ययन पद्धतियां जिसको अपना करके राजनीतिक सिद्धांत बनाए जाते हैं, ग्रंथ लिखे जाते हैं। तो मेनली निगमनात्मक पद्धतियां जो ज़्यादा वैज्ञानिक नहीं कहा जा सकता जिनको, जैसे दार्शनिक, ऐतिहासिक, वर्णनात्मक, तुलनात्मक वगैरह, ये सब निगमनात्मक पद्धतियों में आती हैं। एक और तरह की पद्धतियां होती हैं आगमनात्मक, जो वैज्ञानिक होती हैं, पर इन्होंने इन पुराने परंपरावादी राजनीति वैज्ञानिकों ने निगमनात्मक पद्धतियों का प्रयोग किया जो वैज्ञानिक नहीं कही जा सकती। इन्होंने अपने सिद्धांत बनाए, सिद्धांत प्रस्तुत किए, तो वो जो इकट्ठा किया मटेरियल उसके लिए वो ऐतिहासिक था या दार्शनिक मतलब तर्कशास्त्रीय था, या तुलनात्मक किया, कुछ सिस्टम्स की तुलना करके अपने विचार दिए, या फिर उनको सिर्फ व्याख्या करके अपने मन में जो आया वो विचार दिए। तो अपना राजनीतिक सिद्धांत बनाते समय इन्होंने इन पद्धतियों का प्रयोग किया। साइंटिफिक पद्धतियां जैसे प्रयोग वगैरह कर करके उन्होंने कोई सिद्धांत डेवलप किया हो, ऐसा नहीं किया। तीसरी बात, मूल्य प्रधान अध्ययन। एक विशेषता हमें दिखाई देती है कि इस समय के जो राजनीतिक सिद्धांत डेवलप हुए, या हम तीसरा पॉइंट देख रहे हैं, मूल्य प्रधान अध्ययन। नैतिकता, मूल्यों और आदर्शों पर बल, हमने यहाँ ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि इस समय राजनीति विज्ञान में जो अध्ययन दिखाई दिया वो वैल्यू बेस्ड था, वैल्यूज थे उसमें भरे हुए, और या सिंपल शब्दों में कहें तो नैतिकता और आदर्शों पर प्रचुरता से बल दिया गया। परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत अधिकांशतः नैतिकता, मूल्यों और आदर्शों से युक्त था। परंपरावादी विचारक समाज में मूल्यों की और आदर्शों की स्थापना करना चाहते थे, जिसको वो अच्छा समझते थे, उन आदर्शों को वो समाज में स्थापित करना चाहते थे अपने राजनीतिक सिद्धांतों के माध्यम से, और यही प्रयत्न उनकी रचनाओं में दिखाई देता है। जैसे प्लेटो ने अपने ग्रंथ रिपब्लिक में एक न्याय युक्त आदर्श राज्य का स्वप्न चित्रित किया है। सेंट ऑगस्टाइन ने द सिटी ऑफ गॉड, उनकी बुक है, उसमें भी इसी तरह की एक आदर्श राज्य की बात की है। टॉमस मूर ने यूटोपिया
में भी आदर्श राज्य का विवरण दिया है। बेंथम ने अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख मिले इस लक्ष्य को लेकर के चले हैं। मिल ने स्वतंत्रता की स्थापना चाही समाज में। लॉक प्राकृतिक अधिकारों की स्थापना चाहते थे। तो ये वैल्यूज, ये राजनीतिक मूल्य, ये नैतिकता और आदर्श से ओतप्रोत था, भरा हुआ था राजनीतिक सिद्धांत उस समय। और सभी परंपरा पर, लगभग सभी परंपरावादी जो दृष्टिकोणवादी थे, वो मूल्यों की स्थापना समाज में करना चाहते थे अपने सिद्धांतों के माध्यम से। तो ये सब मूल्य प्रधान अध्ययन कहा जा सकता है इस समय का। तो इस समय का जो राजनीति विज्ञान था वो वैल्यू से युक्त था, आदर्शों से युक्त था, नैतिकता की स्थापना चाहता था, मूल्यों की स्थापना चाहता था, और उसी को टारगेट करके वो सृजित हुआ था। चौथी विशेषता हम यहाँ देखते हैं, स्क्रीन पर हम देख रहे हैं व्यक्तिनिष्ठ अध्ययन। व्यक्तिनिष्ठ इंग्लिश में कहेंगे सब्जेक्टिव अप्रोच। इस समय के जो विचारक थे, इस समय के जो राजनीतिक विचारक थे, राजनीतिक सिद्धांतवादी थे, उनका जो अध्ययन था वो व्यक्तिनिष्ठ था। मतलब उनकी खुद की अपनी सोच पर आधारित था। उन्होंने जो भी वर्णन किया, जैसा वो अपने विचार उनके पहले से निर्मित थे, जो उनके पूर्वाग्रह थे, वो उससे जो उनके अनुभव थे, उनके मत थे, उनसे प्योरली अफेक्टेड था। वो बहुत ज़्यादा उससे रिलेटेड था। मतलब उन्होंने जो भी मान्यताएं और निष्कर्ष निकाले विचारकों ने, इस समय के परंपरावादी विचारकों ने, वो उनकी सोच से पूरी तरह से प्रभावित था। वो ऑब्जेक्टिव नहीं था, वस्तुनिष्ठ नहीं था। वस्तुनिष्ठ का मतलब होता है, मतलब चीज़ों को उसी रूप में देखना और वर्णित करना जैसे कि वो बीच में है, जैसी कि वो हैं। अपनी सोच को बीच में बिल्कुल भी नहीं लाना, अपने दृष्टिकोण को बीच में बिल्कुल नहीं लाना। पर यहाँ जो हमें दिखाई देता है, परंपरावादी जो राजनीतिक ग्रंथ रचे गए, जो सिद्धांत हमें दिखाई देते हैं, वो रचने वाले राजनीतिक सिद्धांतवाद जो विचारक थे, उनके अपनी सोच से प्रभावित दिखाई देता है, इसलिए व्यक्तिनिष्ठ दिखाई देता है, वस्तुनिष्ठ ना हो करके व्यक्तिनिष्ठ। वस्तुनिष्ठ होना ज़्यादा साइंटिफिक होता है, व्यक्तिनिष्ठ होना नहीं होता। अपनी सोच से इफेक्टेड था उनका, जो भी ग्रंथ उन्होंने रचे या जो भी राजनीतिक सिद्धांत उन्होंने रचे। जैसे एक एग्जाम्पल, कुछ जो विद्यार्थी हैं वो पहले हॉब्स, लॉक, रूसो को पढ़ चुके हैं। जैसे हॉब्स ने मानव स्वभाव की व्याख्या दी तो एक अलग तरह से दी। उसको जैसे लोग मिले अपनी लाइफ में, उसने मानव स्वभाव को बुरा उसी तरह से बता दिया, स्वार्थी, अहंकारी। लॉक को जिस तरह के लोग मिले, अच्छे लोग मिले, तो उसने मानव स्वभाव अच्छा बता दिया। उसने बहुत शांति प्रेमी और देवदूत जैसे लोगों को बता दिया नेचुरल, प्राकृतिक अवस्था में। और रूसो ने एक अलग तरह से चित्रण किया, जबकि ये लगभग एक ही टाइम के विचारक थे। और मानव स्वभाव को जब ये व्याख्या दे रहे हैं तो एक जैसी विचारधारा होनी चाहिए कि मानव स्वभाव तो एक ही तरह का हो सकता है, नहीं। पर इन तीनों ने अलग अलग तरह से मानव स्वभाव की व्याख्या दी, अलग अलग तरह से प्राकृतिक अवस्था की व्याख्या दी, क्योंकि इनकी सोच इनके अपने मतों से, इनकी अपनी परिस्थितियों से, अपने पूर्वाग्रहों से, अपने विचारों से बहुत ज़्यादा प्रभावित थी। पांचवी विशेषता हम यहाँ स्क्रीन पर देख रहे हैं, अध्ययन विषय में लगभग एक रूपता। हमने यहाँ पांचवा पॉइंट स्क्रीन पर हमें दिखाई दे रहा है। पारंपरिक दृष्टिकोणवादियों के पसंदीदा विषय थे, वो लगभग एक जैसे थे। मतलब सारे विचारक लगभग एक जैसे पॉइंट्स पर, एक जैसी टॉपिक्स पर विचार करते थे अपने ग्रंथों में। जैसे वो राज्य और सरकार के औचित्य को सिद्ध करने की कोशिश करते थे, आदर्श राज्य कैसा हो सकता है इसका विवरण प्रस्तुत करते थे, न्याय, स्वतंत्रता, समानता, अधिकार, कानून, संप्रभुता, सभी ने लगभग इन विषयों पर अपना चिंतन दिया और अपने विचार दिए। तो लगभग एक जैसे टॉपिक्स, एक जैसी चीज़ों पर इन्होंने विचार किया। ये एक विशेषता हमें दिखाई दी परंपरागत राजनीति विज्ञान की या पारंपरिक दृष्टिकोण की। छठी बात कि इनका अध्ययन क्षेत्र जो था, जिसको देख कर के इन्होंने, जिसके बारे में इन्होंने विचार दिए, वो संकुचित था भौगोलिक रूप से,
और इनका जो अधिकांशतः पाश्चात्य देशों की राजनीतिक व्यवस्थाओं की तरफ ध्यान केंद्रित रहा, यूरोप और अमेरिका की तरफ। लैटिन अमेरिकी एशियाई देशों की राजनीतिक व्यवस्थाओं की तरफ इनका ध्यान नहीं गया। उनको देख करके इन्होंने अपनी कोई प्रस्तावनाएं नहीं दी, कोई सिद्धांत नहीं रचे। सातवां पॉइंट हमने स्क्रीन पर लिखा हुआ है, कानूनी, औपचारिक और संस्थागत अध्ययन पर बल दिया कि इस समय जो कुछ भी राजनीति विज्ञान के अंतर्गत पढ़ा जा रहा था, रचा जा रहा था, वो कानूनी, औपचारिक और संस्थागत था। परंपरावादियों ने मुख्य रूप से राज्य सरकार और अन्य राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन किया, वो भी फॉर्मल, कानूनी परिप्रेक्ष्य में। उन्होंने इन संस्थाओं के औपचारिक ढांचे पर ध्यान केंद्रित किया, उनके व्यवहारिक पक्ष पर नहीं। वो सच में कैसे काम करती हैं ये संस्थाएं, इन प्रक्रियाओं की तरफ उनका ध्यान नहीं गया, इन प्रक्रियाओं का उन्होंने अध्ययन नहीं किया, इनका जिक्र नहीं किया। तो ये एक बड़ी विशेषता पारंपरिक दृष्टिकोण की कि जो कुछ भी था इस समय, जो अध्ययन किया गया वो बहुत ज़्यादा संस्थागत था, संस्थाओं का अध्ययन किया गया, बहुत ज़्यादा फॉर्मल था, औपचारिक था कि उनके कार्य क्या होते हैं, वो किस तरह से उनका उदय हुआ है ना, ये सब चीज़ें। और कानूनी मतलब एक फ्रेमवर्क में उनका अध्ययन किया गया, व्यवहारिक तरीके से नहीं, बल्कि उनकी फॉर्मल ड्यूटीज़ क्या हैं वगैरह। आठवां पॉइंट, काल्पनिकता की प्रधानता भी हमें दिखाई देती है। यह हम काल्पनिकता की प्रधानता, अधिकांश परंपरावादी जो विचारक थे वो कल्पनावादी और स्वप्नदर्शी थे, और इनके सिद्धांत या विचार यथार्थवादी और अनुभववादी ना होकर के इनकी अपनी कल्पनाओं के द्वारा सृजित थे, जिनको वो अपने तर्कों से पुष्ट करते थे, पर बहुत ज़्यादा काल्पनिक थे। जैसे प्लेटो ने रिपब्लिक में एक आदर्श राज्य की कल्पना की, उसी तरह की बातें हमें लगभग सारे परंपरावादी विचारकों में दिखाई देती हैं। पूरा राजनीति विज्ञान जो पुराना था, पारंपरिक था, उसमें काल्पनिकता की भरमार ज़्यादा है, यथार्थवाद की कम है। तो कुल मिलाकर एक लंबे समय तक, यहाँ हम स्क्रीन पर लास्ट में हम देख रहे हैं, एक लंबे समय तक राजनीति विज्ञान इन्हीं विशेषताओं के साथ विद्यमान रहा, और 20वीं सदी के पूर्वार्ध में, लगभग 20वीं सदी के पूर्वार्ध में राजनीति विज्ञान को आधुनिक बनाने के प्रयास किए गए, और आधुनिक दृष्टिकोण या एक आधुनिक राजनीति विज्ञान अस्तित्व में आया। हाँ, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। थैंक यू।